साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आपका वर्ष 2024 का आज हिंदी का पेपर था, तो निश्चित रूप से आपने भली भांति अच्छा पेपर किया होगा। आइए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और उसकी कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका आया था, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया। तो बच्चों, इसमें उत्तर ब लोकतंत्र ये सही होगा। निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसमें अ शीरीष सही रहेगा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक, इसमें आपके द हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर सही होगा। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है वह साहित्य रस होता है, काव्य का रस होता है। किसी शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। इसमें आपके फिराक गोरखपुरी उत्तर सही होगा। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच भी रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है। इसमें हनुमान का संजीवनी लेकर आना द उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप, ये इसमें बोली उत्तर सही होगा। विजिलेंस जो होता है उसमें द सतर्कता सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपके, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो यहाँ पे स्थायित्व सही उत्तर रहेगा। रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना होता है। निम्नलिखित में से आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन जाती है। और यह जो आत्मकथात्मक उपन्यास है ये जूझ है आपके, ये उत्तर सही होगा इसमें। इसके अलावा निम्नलिखित में दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए, इसमें यशोधर बाबू बिल्कुल सही उत्तर होगा। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। इसमें दक्षता आया है, दक्षता के लिए जो पारिभाषिक शब्द होता है एकम्प्लिशमेंट होता है। इसमें ये उत्तर सही होगा आपके। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, इसमें आपके लक्षणा शक्ति होगी। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट अर्थ की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे आपके आर्थी व्यंजना होगा। जो जहां वास्तविक विरोध न होते विरोध का आभास हो, यहाँ पे के विरोधाभास अलंकार होगा। भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले, यहाँ पे आपके अनुप्रास अलंकार होगा। ये आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर है। आइए अपठित गद्यांश की बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्ति को अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को निर्धारित या निश्चित करना चाहिए। ये इसका पहले का उत्तर है आपके, ये रहेगा इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है आपके, नयन। देखिए, नयन शब्द का ये पर्याय यहाँ आंख दिया हुआ है, पर्याय पूछा गया है। तीसरा है आपके, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है। देखिए, इसमें आपके ये लिखा हुआ है कि फल की प्राप्ति यदि मूल को सींचे, जड़ को सींचे, जड़ को सींचने पर फल की प्राप्ति होती है। अतः एक ही उद्देश्य है कि पूर्ति के लिए हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए। ये इसका उत्तर होगा तीसरे का आपके, तीसरा यहाँ है। चौथा प्रश्न है आपके, इस गद्यांश से छाटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक बताइए। उपेक्षा, देखिए उपेक्षा का विपरीतार्थक यहाँ लिखा हुआ है आपके, ये रहा अपेक्षा, ये इसका उत्तर होगा आपके। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। देखिए, पांचवा प्रश्न है, इसमें हमारा उत्तर होगा कि हमें अपना ध्यान, चिड़िया की आंखें ना, तो हमें अपना ध्यान एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हुए अर्जुन की बात ही रखना चाहिए। ये इसका उत्तर होगा कि एक ही लक्ष्य पर हमारा ध्यान रहेगा तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। और इसका अगला जो प्रश्न है आपके, गद्यांश का उचित शीर्षक। देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक है इसमें लक्ष्य निर्धारण के प्रयास या एक ही लक्ष्य या फिर निश्चित लक्ष्य, कुछ भी हो सकता है, ये आपके लिखा जा सकता है इसमें। आगे चौथा जो प्रश्न आपके अपठित पद्यांश का है, इसमें कवि ने
किसके अभाव को मिटाने की बात कही है? देखिए अभाव लिखा है, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के अभाव मिटा सकता हूँ। तो कवि ने यहाँ पे स्वयं को मजदूर मानकर स्वयं के अभावों की अपेक्षा दूसरों के अभाव मिटाने की बात कही है। ये लिखेंगे इसमें आप। दूसरा प्रश्न है कि जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? खंडहर से महल बनाने के लिए कवि ने, देखिए मजदूर के जीवन पर आधारित है, तो इसमें दूसरे में होगा निश्चित या फिर निरंतर प्रयासरत रहने की बात पर। ये इसमें उत्तर रहने वाला दूसरे का, ये दूसरे में उत्तर लिखा जा सकता है। तीसरा है आपके, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? देखिए अदम्य व्यक्ति अर्थात जो कर्मरत रहता है उसे देखकर यहाँ पे आपके ये पद्यांश दिया हुआ है कि प्रलय, बादल और भूचाल, आंधी तूफान, प्रलय, बादल, भूचाल अदम्य व्यक्ति को देखकर शर्माते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं, यही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपके कि जीवन में सुधार हेतु किसका अधिक महत्व बताया गया है? देखिए इसमें श्रम का, मजदूरी का, या फिर निरंतर कर्मरत रहने का, ये महत्व दिया जाएगा। इसमें इसकी बात अधिक है। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है? देखिए इसमें स्वयं को मजदूर मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। क्योंकि मजदूर एक निर्माता होने के कारण सुंदर सुंदर बस्तियों का निर्माण करता है। तो ये इसमें रहेगा इसका। अगला प्रश्न है बादल के पर्याय पद्यांश से छांटकर। तो बादल के पर्याय देखिए क्या है, इसमें ये मेघ आया है, ये लिख सकते हैं आप। ये मेघ शब्द है, ये बादल का पर्याय दिया गया है, तो मेघ लिख सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। लिखा है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए तीन प्रकार के होते हैं, अंशकालिक, पूर्वकालिक और फ्रीलांसर। अंशकालिक है, पूर्वकालिक और फ्रीलांसर है। उसके बारे में जब अध्ययन करवाया गया तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इतना संभव नहीं है कि सारे प्रश्न पूर्णतः हल कर दिए जाए। लेखक ने महामारी के रास्ते के काल को चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार, तो इसमें यही है कि जब पहलवान निरंतर ढोलक बजाता था तो उसकी ढोलक बजाने के कारण जो लोग दर्द से कराहते थे, कूकते थे, खांसते थे और कह की ध्वनि सुनाई देती थी, वे भी मरते हुए भी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता। अर्थात इस महामारी के विषय के कारण वे सदैव ही आत्मशक्ति से जीवंत रहने की भावना से प्रेरित होकर अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करते थे, आगे जाने का प्रयास करते। बादल कविता वंचितों के प्रतिनिधित्व, तो वंचितों का प्रतिनिधित्व में जो शोषित वर्ग है उसकी बात कही गई है। ये अध्याय में मैंने व्याख्या में भी बड़ी बात इसकी बात की है। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर, देखिए आकार की भव्यता तो दिखाई देती ही नहीं है, वहां पे कला की भव्यता दिखाई देती है। जैसे बौद्ध स्तूप का निर्माण है, इसके अलावा जलकुंड की व्यवस्था वाली बात की गई थी, इसके अलावा नालियों का निर्माण है, इसके अलावा भवन निर्माण की बातें कही है, इसके अलावा जो नवीन शहर हैं जैसे ब्रासीलिया हो गया, इस्लामाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इसके अलावा वहाँ पे अनेक प्रकार के मृद भांड मिले। मृद भांडों पर भी क्या है, अनेक प्रकार की कलाकृतियां उकेरित की गई। ये क्या है, ये कला की भव्यता का ही उदाहरण है। जूझ कहानी के आधार पर दादा की जीवन शैली, तो दादा की जीवन शैली क्या है, दादा क्या करता है, रखमा बाई के पास अपना जीवन गुजारता है, खुले सांड की बातें घूमता है। अपनी स्वतंत्रता को देखते हुए वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, इसलिए स्वयं उसने सारा खेत का कार्यभार बच्चे पर डाल दिया। ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे।